राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिंकेश हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाग, जो उन्होंने काल विभाग किया है। ठीक है, वो कितने काल विभाग उन्होंने कितने भागों में बांटा है? 4 में। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब वो क्या है? वो है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास का सिलेबस, कि हमें इसमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, कौन सी चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, उस पे हमें फोकस करना है। तो आप सभी प्लीज़ धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। और प्लीज़ आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें जैसे हम अपनी एग्ज़ाम में पढ़ते हैं ना, सिलेबस लेके बैठते हैं सबसे पहले, तो वैसे ही आज हमें क्या लेके बैठना है? हिंदी साहित्य का इतिहास का सिलेबस, कि हमें इसमें से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट पढ़नी है। डन। अब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। सबसे पहले उन्होंने बांटा है आदिकाल को, और आदिकाल कितने प्रकरण में बांटा गया है वो भी हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना है कि कौन से कितने में? 4 प्रकरण में। तो सबसे पहला आ जाता है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या दिया गया है इन्होंने? हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, प्राकृत हिंदी के सबसे पुराने पद एंड हिंदी के आदिकाल की अवधि। इस में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार। ठीक है। अब परंपरा। अब दूसरा प्रकरण आ जाता है अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य में क्या है कि अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल। इसमें अपभ्रंश की कब उत्पत्ति हुई, इसके ग्रंथकार कौन हैं, इसमें छंद कौन कौन से हैं, बुद्धों का ब्रजयान संप्रदाय, सिद्धों की भाषा क्या है, सिद्धों की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप क्या था, संध्या भाषा का, ब्रजयान संप्रदाय कौन कौन से हैं, उनका क्या प्रभाव है, महासुख अवस्था क्या है, गोरखनाथ के नागपंथ का मूल क्या है, इसकी ब्रजयानियों से भिन्नता, गोरखनाथ का समय, नवनाथ, मुसलमान भारतीय योगियों का संसरण, गोरखनाथ को हठ योग की साधना वाला। ठीक है। नाथ संप्रदाय कौन कौन से थे? तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ हैं कि नाथ संप्रदाय कौन कौन थे, गोरखनाथ का समय क्या है। ठीक है। गोरखनाथ का हठ योग की साधना क्या है। फिर है इन ग्रंथों के विषय साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से इनका विचार किया गया। ग्रंथकार कौन से, इनका परिचय क्या है, विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं कौन सी हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रकरण। ठीक है। फिर तीसरे में आता है वीरगाथा काल। अब ये जो वीरगाथा काल है, वैसे ये 1000 से 50 तक माना गया है, 1050 से 1375 तक, लेकिन ये संवत में है। लेकिन जब हम इसे ईस्वी में बोलेंगे तो 993 से लेके 1318 तक, 18 ईस्वी तक। ठीक है। तो इसमें तीसरा प्रकरण कौन सा है? देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य में हमें क्या पढ़ना है? हमें भाषा और छंद पढ़ना है, वीरगाथा का आविर्भाव पढ़ना है, इनके 2 रूप हैं, रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रंथ परिचय, ग्रंथकार परिचय। ठीक है। फिर चौथा प्रकरण आ जाता है हमारा फुटकल रचनाएं। फुटकल रचना किस में? कि खुसरो की और विद्यापति की और लोक भाषा के पद, ये हमारी आ जाती हैं फुटकल रचनाओं में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर है सेकंड, अरे सेकंड कहाँ गया भाई? फिर आ जाता है सेकंड पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में आ जाते हैं कितने प्रकरण हैं? 6 प्रकरण हैं। भक्तिकाल। भक्तिकाल कब से शुरू है? 1375 से 1700 तक। ठीक है। ये भक्ति काल है, जिसको पूर्व मध्यकाल नाम भी दिया गया है। इसमें कितने प्रकरण हैं? 6 हैं। सामान्य परिचय इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि इस काल की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ, भक्ति का प्रवाह, इसका प्रभाव, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, इतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें है निर्गुण पंथ और सगुण पंथ में कौन कौन से कवि हैं, क्या क्या है। और दूसरा इसमें आ जाता है कि भाई ये 2 शाखाओं में बटे हुए हैं। ठीक है। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। दूसरा है रामश्री शाखा और कृष्णश्री शाखा। ये आपको पता होना चाहिए, इनके कवि पता होने चाहिए। ठीक है। फिर है सूफी रहस्यवाद में कौन कौन आते हैं?
ये पता होना चाहिए। कवि के रहस्यवाद की सूफी रहस्यवाद से क्या भिन्नता थी, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें ज़्यादा यही सब चीज़ें निर्गुण और सगुण वाला ही पता लगाना चाहिए आपको। दूसरा आ जाता है, अब इसमें दे रखा है ज्ञानाश्री शाखा। ये अलग से देखो, निर्गुण धारा, इनका परिचय देना है और ज्ञानाश्री शाखा में कौन कौन कवि थे, बस इतनी जानकारी रखनी है आपको इनकी। प्रेमाश्री सूफी शाखा में भी इनका परिचय होना चाहिए, कबीर की भिन्नता होनी चाहिए, प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति, सूफी आख्यान काव्य का हिंदू कवि। इसमें भी इनके कवि जो जो इन्होंने प्रेमाश्री शाखा में आते हैं और उनकी रचनाएं। राम भक्ति शाखा यानी कि सगुण धारा। सगुण धारा में कौन कौन आ रहे हैं, अद्वैतवाद के विविध स्वरूप, ये आपको याद होना चाहिए। वैष्णव की संप्रदाय, ये आपको पता होना चाहिए। रामानंद का समय, इनके गुरु परंपरा की उपासना पद्धति, इनकी उदारता, इनके ग्रंथ, इनके व्रत के संबंध में प्रवाद, इन प्रवादों पर विचार। ठीक है, बाकी और इसमें इतना नहीं है। राम भक्ति की श्रृंगारी भावना, ये आपको पता है ही है। प्रकरण 5 आता है सगुण धारा, जिसमें कृष्ण भक्ति धारा आती है। अब वो कौन सी है, उसमें इम्पॉर्टेंट है कि वैष्णव धर्म के आंदोलन के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य, दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसके जो राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियाँ जो वो, अब वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति का स्वरूप, कृष्ण भक्ति काव्य का स्वरूप। ठीक है, ये बस इतना ही, इसमें ज़्यादा नहीं है। भक्ति काल की फुटकल रचनाएं जो आपका 6 प्रकरण है वो, उसमें क्या आ रहा है कि कवि का परिचय होना चाहिए, सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य पता होने चाहिए आपको। ठीक है, फिर आ जाता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में क्या आ रहा है, उत्तर मध्यकाल 3 प्रकरण में बांटा गया है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल बोला है। ये रीतिकाल कब से शुरू है, संवत 1700 से लेकर 1900 तक शुरू है। ठीक है, खत्म है। अब प्रकरण इसमें सामान्य परिचय दे रखा है। आपको इसमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रीतिकाल में आपको ये पता होना चाहिए कि रीतिकाल में कौन कौन से कवि थे, रीति ग्रंथकार कौन, उनकी रचनाएं क्या हैं। ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या थी, बस आपको ये पता होना चाहिए। और इसकी रीतिवाद और रीति सिद्ध वाले आपको कवियों के नाम होने चाहिए पता। ठीक है, ज़्यादा इसमें इतना नहीं है। फिर आ जाता है आपका रीति ग्रंथकार कवि, उनका परिचय देखो, मैंने अभी ऊपर बताया ना, वही चीज़ है। प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि। अब अन्य कवि कौन कौन से हैं ये आपको देखना ज़रूरी है। जैसे पहला है श्रृंगारी कवि, कौन कौन आते हैं, कथा प्रबंधकार कवि कौन कौन आते हैं। फिर तीसरा है आपका वर्णनात्मक प्रबंधकार। फिर चौथा है मुक्तिकार। 5वां है ज्ञानोपदेश पदकार, भक्ति कवि, वीरस की फुटकल कविताएं, इस काल का गद्य साहित्य कवि परिचय। ये आपको देखो रीतिकाल के अन्य कवि वाला ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे ही कवि आ जाएंगे। जो ऊपर दे रखा है ना ये सामान्य परिचय में, ये सारे इसी में ही आ जाएंगे। फिर है हमारा ये आधुनिक काल। ये संवत कब से शुरू है, 1900 से 1980 तक शुरू। ठीक है, 80 तक खत्म हो जाता है। इसमें भी प्रकरण सामान्य परिचय शुरू हो रहा है। गद्य का विकास। अब गद्य के विकास में पहले क्या आ रहा है, इसको ब्रजभाषा गद्य। अब ब्रजभाषा गद्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, नावादास के गद्य का नमूना। ठीक है, और गद्य ग्रंथों की भाषा और गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा। और फिर क्या इम्पोर्टेंट है, इतना और इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है खड़ी बोली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रज भाषा में इतना ही इम्पोर्टेंट था, खड़ी बोली में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली गद्य जो है इसमें आपको पढ़ना है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और ये इसमें से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। जैसे बोली या रैखता के शायरी, उर्दू साहित्य का आरंभ, खड़ी बोली के स्वाभाविक देसी रूप का प्रसार, खड़ी बोली के अस्तित्व और उसकी उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, अपभ्रंश काव्य परंपरा में खड़ी बोली के प्राचीन रूप की झलक क्या है। अच्छा, फिर इसका आ जाता है कि गंग कवि के गद्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, इस बोली का पहला ग्रंथ कौन सा है खड़ी बोली का, पंडित दौलत राम के अनुवाद ग्रंथ में इसका रूप, मंडोबर का वर्ण। ठीक है, इसका रूप, इसकी प्राचीन कथित साहित्य के अनुसार व्यवहार और शिष्ट भाषा के रूप में इसका ग्रहण। ठीक है, देखिए इतना सारा है। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है आपका कि जो इसमें है कि गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले जो 4 प्रमुख लेखक थे वो कौन से हैं। तो मुंशी सदा सुखलाल, उनकी भाषा क्या थी। इंसा अल्लाह खां, उनकी भाषा क्या थी। तीसरा है लल्लू लाल और उनकी भाषा क्या थी। सदा सुखलाल और लल्लू लाल की भिन्नता पूछी गई है। चौथा है सदल मिश्र और उनकी भाषा।
लल्लूलाल की भाषा से इनकी भाषा की भिन्नता क्या है। ठीक है, इन चारों का सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है, इन चारों के बारे में, इनका जन्म, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो भाषाएं हैं वो। ठीक है, फिर आ जाता है आपका गद्य साहित्य की परंपरा का प्रारंभ कब होता है। ठीक है, गद्य के प्रसार, ईसाइयों का योग, ईसाई धर्म प्रचारकों की भाषा। फिर आ जाता है मिशन सोसाइटियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की हिंदी। ब्रह्म समाज, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना अच्छा किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, ये भी पता होना चाहिए। फिर उदत मार्तंड पत्र जो है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, इतना और इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें खड़ी बोली में पता होना चाहिए। फिर आ जाता है सेकंड प्रकरण हमारा गद्य साहित्य का आविर्भाव। इसमें क्या है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि राजा शिव प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या किया। गार्जता तासिका, उर्दू के पक्षपात, हिंदी। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा उर्दू को कैसे पक्षपात किया, ये सब चीज़ें देखेंगे हिंदी और उर्दू में। फिर हिंदी सेवा, हिंदी गद्य का रूपांतरण, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। अब इसमें क्या है, प्रकरण पहला, गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय दे रखा है। सामान्य परिचय कैसे दे रखा है, संवत 1924 से शुरू है ये, 1950 तक खत्म। भारतेंदु जी का इसमें जो सामान्य परिचय दिया है ना, इसमें भारतेंदु जी के ही बारे में सारी चीज़ें कि भाई भारतेंदु जी के सारा परिचय, उन्होंने कितनी रचनाएं लिखी, नाटक लिखे, निबंध लिखे, सब उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उपन्यास, भारतेंदु जी के जीवन काल की पत्र पत्रिकाएं, सब कुछ भारतेंदु जी के बारे में पता होना चाहिए। डन। प्रकरण दूसरा है गद्य का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी जगन्नाथ यात्रा, उनका पहला अनुदित नाटक, उनकी पत्र पत्रिकाएं, हरिश्चंद्र चंद्रिका की भाषा, इस चंद्रिका के सहयोगी, मनोरंजन लेखक। देखो वही चीज़ आगे जो ऊपर थी अभी हमारे सामान्य परिचय में। ठीक है, और हिंदी प्रदीप जो हमारी सबसे पहली पत्रिकाएं थीं, उनका, भारतेंदु और उनके सहयोगियों का उद्योग क्या है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। ठीक है, और पंडित गौरीदत्त का प्रचार कार्य, ये हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बद्रीनाथ तो हमने पहले ही पढ़ लिए, बद्रीनाथ चौधरी। ठीक है, उनका, और ये लालू श्रीनिवास। ठीक है, लाला श्रीनिवास, इनके नाटक और इनके उपन्यास पढ़ने हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के भी इनके नाटक और उपन्यास पढ़ने हैं। ठीक है, फिर तीसरा प्रकरण आता है गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान, जो संवत 1950 से 75 में खत्म हुआ था। ठीक है, इसमें भी सामान्य परिचय है कि इस काल की चिंताएं और आकांक्षाएं, इस काल के लेखकों की भाषा, इनके विषय, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गद्य साहित्य का प्रचार, आपको ये पता होना चाहिए कि नाटक में कौन से अनुदित नाटक हैं, कौन से उपन्यास हैं अनुदित, मौलिक उपन्यास कौन से हैं, कहानी कौन सी है। ठीक है, ये सब इसमें जानकारी होनी चाहिए गद्य साहित्य के प्रचार में। पांचवा प्रकरण आता है गद्य साहित्य की वर्तमान गति। अब उसमें देखना है कि पहला, ये तृतीय उत्थान है, सामान्य परिचय दे रखा है इसमें। सामान्य परिचय में क्या दिया है, परिस्थिति, दिग्दर्शन, लेखकों, ग्रंथकारों की बढ़ती संख्या का परिणाम, कुछ लोगों की अनधिकार चेष्टा। अब इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उपन्यास और कहानी, छोटी कहानियाँ, नाटक, निबंध और समालोचना, काव्य मीमांसा, ये हमारा तीसरे इसमें सामान्य परिचय में पढ़ना है। ठीक है, तृतीय उत्थान में। अब आ जाता है आधुनिक काल का काव्य खंड, जो कब से शुरू है, संवत 1900 से 1925 तक खत्म है। ठीक है, इसमें पहला प्रकरण दे रखा है काव्य खंड पुरानी धारा, प्राचीन काव्य परंपरा, ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवि। ठीक है, उनकी पुरानी परिपाटी और उनकी नवीन गति, प्रवर्तन के योग। ठीक है, और कौन सा है, भारतेंदु द्वारा भाषा परिष्कार का कार्य, ये यही सब दिया हुआ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। काव्य खंड नई धारा, यह आपको देखना है, इसका प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 तक चला था। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें इम्पोर्टेंट हमें क्या पढ़ना है, इसमें देखिए फिर भारतेंदु जी का तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। प्रताप नारायण मिश्र का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में, उनके क्या क्या उन्होंने करा, ये सब चीज़ें उन्हीं में ही आ रही हैं। फिर है बद्रीनाथ चौधरी का कार्य, देखिए इसमें भी बद्रीनाथ चौधरी आ गए। कविता में प्राकृतिक दृश्यों की सेलिस्ट योजना, नए विषयों पे कविता। ठीक है, फिर तीसरा प्रकरण है काव्यखंड नई धारा,
द्वितीय उत्थान जो संवत 1950 से लेकर 75 तक चला। इसमें पंडित श्रीधर पाठक की कथा की सार्वभौमिक मार्मिकता, ग्राम गीतों की मार्मिकता, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें आपको ये पता रहना चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कब चला, उनके कौन कौन से महावीर प्रसाद द्विवेदी के मंडल में कभी कौन से थे, ठीक है, उनकी रचनाएं क्या थी, उनका जन्म काल क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है चौथा प्रकरण काव्यखंड नई धारा। नई धारा कब से है? तृतीय उत्थान में संवत 1975 से और अब तक, ठीक है। वर्तमान काव्य धाराएं सामान्य परिचय, इसमें क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें खड़ी बोली के पद के 3 रूप, उनका सापेक्षिक महत्व, हिंदी के नए छंदों पर विचार। अच्छा, इसमें हमें इम्पोर्टेंट देखना है बस, ठीक है, हमें देखना है छायावाद कब शुरू हुआ था, छायावाद की क्या विशेषता थी, छायावाद की कौन कौन से परिचय थे, कौन कौन से कवि थे, उनकी क्या रचनाएं थी, उनकी रचनाओं का क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है, उनकी ब्रजभाषा और खड़ी बोली में किस किस कवि ने किया था। तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें छायावाद के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है काव्य आपका काल विभाग। जो काल विभाग है वो हमारा किसका है? हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास से आपको ये मैं करा रही हूँ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी फ्री सेवा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।